ठीक है, चलो फिर पढ़ाई लिखाई करें। गुड आफ्टरनून। तो पिछली क्लास आज कौन सा डे? ओके, तो पिछली क्लास में अपन ने क्या पढ़ा था? रिएक्शन मैकेनिज्म वन चालू कर दिया था। रिएक्शन मैकेनिज्म वन चालू कर दिया था ना, बेसिक रिएक्शन मैकेनिज्म कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट खत्म हो गया था। रिएक्शन मैकेनिज्म वन जो कि बताता है एडिशन रिएक्शन के बारे में। एडिशन मतलब योगात्मक अभिक्रियाएं, एडिशन रिएक्शन के बारे में बताता है। ठीक है, अब एडिशन में भी साहब इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक फ्री रेडिकल, तो अपन ने क्या चालू करा था? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन चालू करा था, है ना। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन चालू करा था किसी कार्बोनाइल पे, किसी कार्बोनाइल पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की बातें करी थी। और जो कार्बोनाइल है उसमें न्यूक्लियोफाइल सिर्फ अब आ सकता है, सिर्फ डाउन आ सकता है कि बोथ साइड अटैक पॉसिबल। बोलो बोलो बोलो, रिवीजन चल रहा है। अरे सर, सिर्फ अप सिर्फ डाउन, बोथ साइड अटैक पॉसिबल। क्यों बोथ साइड? बिकॉज इट वाज sp2, दिस कार्बन इज sp2 ट्राइगोनल प्लेनर 120 डिग्री प्लेनर स्पीशी है। न्यूक्लियोफाइल ऊपर से भी आ सकता है, न्यूक्लियोफाइल नीचे से भी आ सकता है। अगर कायरल कार्बन एक है तो इनैंशियोमर बनेंगे, एक से अधिक है तो आप कुछ गारंटी नहीं ले सकते, एक से कम है तो फिर कुछ बोल नहीं सकते, है ना। ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा तो वो, तो थोड़ी थोड़ी स्टीरियोकेमिस्ट्री भी इंक्लूड करी थी मैंने, है ना। एनांशियोमर और डायस्टीरियोमर वाला क्वेश्चन कराया था। एनांशियोमर डायस्टीरियोमर वाला क्वेश्चन कराया था कि भैया कभी एनांशियोमर भी बन सकता है, और जब दो कायरल कार्बन हो तो डायस्टीरियोमर भी बन सकता है ना। थोड़ी स्टीरियोकेमिस्ट्री ज्यादा आई थी, तो वो पार्ट है आपकी 11वीं कक्षा का। अभी अपन आखिरी पहुंचे थे रेट ऑफ नार पर। रेट ऑफ नार, ओके। रेट ऑफ नार मतलब रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसके स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन दिखेंगे तुमको। स्ट्रेट फॉरवर्ड ये क्वेश्चन उठ के आ सकता है जेई मेंस या फिर नीट के प्रश्न पत्र में कि साहब कंपेयर करो, ये चार है अ ब स ड, इसमें से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का रेट जमाओ। ठीक है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ सकता है। तो पहले जो अपन ने पहला सेगमेंट लिया था वो क्या लिया था? अल्डेहाइड और कीटोन का। जो पहला अपना सेगमेंट था वो क्या था? अल्डेहाइड और कीटोन का। और अल्डेहाइड और कीटोन में अपन ने क्या देखा था? सर देखा था कि ये अल्डेहाइड होता है RCHO, और सर ये RCOOR कीटोन होता है। मैंने कहा वाह बेटा वाह, मौज कर दी, ये तो पता है अपने को ऑलरेडी। ये अल्डेहाइड होता है, ये कीटोन होता है, कुछ नया बताओ। ठीक है सर, नया तो ये है कि वो मंत्रिमंडल का फेरबदल हो गया। मैंने कहा भाई यार ऐसी बातें मत करो, वो तो अलग चीजें हैं, तुम इधर की बात करो। ठीक है, तो इधर की अगर बात करें तो अपन ने एक चीज पढ़ी थी, रेट ऑफ नार में दो फैक्टर्स थे मित्र। दो फैक्टर्स थे जो कोरिलेट करते थे, टू फैक्टर्स, है ना। पहला फैक्टर कौन था? स्टेरिक फैक्टर। दूसरा फैक्टर कौन था? इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। स्टेरिक फैक्टर में अल्डेहाइड और कीटोन में कौन ज्यादा था? इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर में अल्डेहाइड और कीटोन में कौन ज्यादा था? विच इज ग्रेटर? कॉमन लगा के बताओ। अल्डेहाइड अल्डेहाइड, कीटोन कीटोन, अल्डेहाइड कीटोन कीटोन अल्डेहाइड। कॉमन लगा के बताओ। क्या अपन ने आखिरी चीज रिवाइज करी थी? रेट ऑफ नार। क्या बात कर रहे हैं? रेट ऑफ नार में दो फैक्टर्स देखे थे, स्टेरिक एंड, ओके, बोथ अल्डेहाइड, अल्डे अल्डेहाइड, ए अल्ड अल्ड, अल्डेहाइड अल्डेहाइड। अरे तुम शॉर्ट में भी लिख सकते हो ना, मेरे को समझ पड़ेगा। ए भी लिख सकते हो। हाँ, काहे जबरदस्त मेहनत करना, क्योंकि कीटोन तो कैसे चालू हो रहा है ना, तो काहे जबरदस्त मेहनत करना। ए, क्या बात है, बहुत शानदार। इस भाई का आंसर है कीटोन एंड अल्डेहाइड। इस भाई को ऑफिशियली नाम दिया जाए हवाबाज आदमी, है ना। कीटोन एंड अल्डेहाइड बोलो। अबे जहां तूने कॉपी में इंक का भी लिखना चालू करी होगी, उस इंक के जस्ट ऊपर वाली लाइन पे लिखा होगा कि दोनों फैक्टर में अल्डेहाइड ज्यादा थे। मतलब तेरे को पेज भी नहीं पलटना पड़ रहे होंगे, जस्ट एक लाइन ऊपर लिखा होगा, क्योंकि यहीं पर तो खत्म करा था अपन ने, यहीं पर तो खत्म करा था। बाकी सबका अल्डेहाइड अल्डेहाइड है, एक भाई का आंसर कीटोन अल्डेहाइड है। उस भाई को कॉपी देखनी पड़ेगी थोड़ी सी। ठीक है, तो स्टेरिक फैक्टर, चलो नहीं नहीं सर हम तो वो एक बार और समझा दो, तो मैं समझा तो दूंगा, समझाने में एक बार और। चलो, ये एल्डिहाइड है, यहाँ पे एक जगह आ रहा है, ये कीटोन यहाँ पे दो जगह आ रहा है। दोस्तों जब न्यूक्लियोफाइल आएगा, न्यूक्लियोफाइल जब आएगा तो यहाँ पर दो दो जगह से भारी रिपल्शन मिल रहा है, यहाँ एक जगह से रिपल्शन मिल रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल का रेट यहाँ पर कम होगा, क्योंकि ये दोनों आर जो है इस न्यूक्लियोफाइल को हिंडर कर रहे हैं, भगा रहे हैं। बोले भाग भाग भाग,
न्यूक्लियोफाइल भाग 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 न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल, तो भगा दिया उन्होंने। मतलब रेट जो कंपेरेटिवली कम होगा, ऐसा नहीं कि भगा ही दिया। अल्डेहाइड में इजी होगा कंपेरेटिवली, और कीटोन में दो आर ग्रुप है तो थोड़ा स्टेरिक इंटरेंस होगा, तो कम इजी होगा। तो अल्डेहाइड और कीटोन में स्टेरिक फैक्टर अल्डेहाइड का ज्यादा था। और इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर में दोस्तों अपन ने क्या देखा था, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर में आर इज अ प्लस आई ग्रुप, और यहाँ पर भी आर इज अ प्लस आई ग्रुप। अब ये दोनों की दोनों आर इस कार्बन के पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को घर में ही संतुष्ट कर रहे हैं, घर में ही दोनों पॉजिटिव इंडक्टिव दे रहे हैं। तो जब घर में ही उसको भिखारी पने का कार्यक्रम, मतलब समझ रहे हो, उसको भिखारी पने को घर वालों ने ही दूर कर दिया है, तो फिर वो बाहर वाले डोनर से कम लेगा। सही है ना? ठीक है। तो क्योंकि घर में ही ये जो कार्बन का भिखारीपन है, घर वालों ने ही इसका सॉल्यूशन निकाल दिया दोनों अपने पॉजिटिव इंडक्टिव देके। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर देख रहे हो उसमें भी कीटोन का ही रेट कम होगा, क्योंकि ये कम भिखारी रहेगा ओवरऑल ड्यू टू बोथ प्लस आई। अल्डेहाइड ले लो, कीटोन ले लो, स्टेरिक फैक्टर ले लो, या फिर इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर ले लो, या फिर ओवरऑल ले लो। ओवरऑल भी अल्डेहाइड और कीटोन में अल्डेहाइड का रेट होगा मित्रों ज्यादा। तो पहला फैक्टर ये था, पहला फैक्टर ये था, अल्डेहाइड और कीटोन में अल्डेहाइड का रेट होगा ज्यादा। अब मजे की बात करें, अब एक ले लेते हैं एलिफेटिक अल्डेहाइड, और एक लेते हैं एरोमेटिक अल्डेहाइड, जैसे 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 बेंजल्डिहाइड, जैसे 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 बेंजल्डिहाइड। एलिफेटिक अल्डेहाइड ले लेता हूं मैं RCHO, और एरोमेटिक अल्डेहाइड ले लेता हूं PHCHO। लॉजिक से कोई तुक्का मारना चाहेगा या फिर लॉजिक लगाना चाहेगा, किसका रेट होगा ज्यादा? एली की एरो, तीनों वर्ड लिखना है ना। एली की एरो किसका रेट होगा ज्यादा? लॉजिक से बताना चाहो तो बता दो, क्योंकि भगवान के दर्शन जिसने करे हुए उसके हिसाब से तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना। और मैं बता रहा हूँ स्टेरिक फैक्टर यहाँ पे मेन मुद्दा नहीं है, क्योंकि स्टेरिक फैक्टर दोनों जगह तकरीबन सेम है। मेन मुद्दा है इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, मेन मुद्दा है इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। अब एली मतलब ALI होता है। ओके ओके ओके, मेन फैक्टर है GOC। भगवान एकदम गजब गजब प्रदर्शन, गजब प्रदर्शन कर रहे हो, सही आंसर दे रहे हो मतलब। ठीक है। एलिफेटिक और एरोमेटिक में एलिफेटिक का होना चाहिए ज्यादा, क्यों? क्योंकि देखो स्टेरिक फैक्टर तो सेम है, स्टेरिक फैक्टर में कोई बहुत ही डिफरेंस नहीं है ना, कोई मामूली सा अर्रा सर्रा डिफरेंस होता हो, बाकी स्टेरिक फैक्टर में बहुत डिफरेंस नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर की बात करूं तो कार्बन उसको सिर्फ अपना प्लस आई देगा, कार्बन उसको सिर्फ अपना प्लस आई देगा, परंतु पीएच मतलब बेंजीन, बेंजीन क्या करेगा? बेंजीन बोलेगा तेरे सुख दुख का साथी हूं मैं। अगर तेरे पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, अगर तेरे पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो तेरा भाई बेंजीन, तेरा भाई बेंजीन तेरी मदद करने आ जाएगा। अरे बेंजीन के पास में पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस करता है ना, तो ये बेंजीन उसको अपना प्लस आर देगा। ठीक है। जैसे ही बाजू में पॉजिटिव चार्ज आएगा, बेंजीन ने बोला भाई टेंशन मत ले मैं खड़ा हूँ, टेंशन मत ले मैं खड़ा हूँ, किसी बाहरी आदमी को आने नहीं दूंगा। है ना? कंपेरेटिवली चीजें होती है, ऐसा नहीं कि आने नहीं देगा, आएगा। बट अगर आप दोनों को कंपेयर करोगे तो इसको सिर्फ इंडक्टिव स्टेबिलिटी मिल रही है, और इसको जैसे अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है, वैसे बेंजीन अपनी जी जान से ताकत लगाते हुए उस पॉजिटिव चार्ज की मदद कर रहा है, मदद कर रहा है। तो जब बाहर से न्यूक्लियोफाइल आएगा, अरे बाहर से न्यूक्लियोफाइल आएगा, तो कौन फास्ट होगा? ये होगी स्लो स्टेप, ये होगी इसका रेट होगा कम। क्यों? क्योंकि इस कार्बन को तो इन भाई साहब ने, बेंजीन ने अपने प्लस आर से ही सेटिस्फाई करा रखा है, बेंजीन से अपने प्लस आर से ही सेटिस्फाई करा रखा है। ठीक है। तो इसका रेट होगा कम, परंतु इसमें ऐसा कौन नहीं लग। तो एलिफेटिक अल्डेहाइड और एरोमेटिक अल्डेहाइड में एलिफेटिक अल्डेहाइड इज मोर देन एरोमेटिक अल्डेहाइड। समझ रहे हो बात को? रिस्की 10 बात है ना। एरोमेटिक अल्डेहाइड में बेंजीन अपनी प्लस आर से उस कैटायन की मदद कर रहा है, तो बाहर वाले की जरूरत पड़ेगी कम। और सबका आंसर ही सही था, तो मैं क्यों ज्यादा उसको डिस्कस करूं, जब सभी ने सही बोला है मैं कहा इतना लोड दिया। ठीक है। एलिफेटिक अल्डेहाइड और एरोमेटिक अल्डेहाइड, है ना। अब अगर तुम एरोमेटिक अल्डेहाइड को, एरोमेटिक अल्डेहाइड को कंपेयर करो, एरोमेटिक अल्डेहाइड को कंपेयर करो एलिफेटिक कीटोन से, तो याद रखना अल्डेहाइड्स का रेट जो है वो कीटोन से ज्यादा होता है। अल्डेहाइड्स का रेट कीटोन से ज्यादा होता है। तो एलिफेटिक अल्डेहाइड, फिर एरोमेटिक अल्डेहाइड, फिर एलिफेटिक कीटोन,
और फिर आखिरी में एरोमेटिक कीटोन्स। एरोमेटिक कीटोन्स मतलब दोनों जगह जहां पर बेंजीन बेंजीन लगे हो, ठीक है। अगर आपको प्लस आर या फिर रेजोनेंस या फिर जीओसी नहीं आता है तो आप इस लाइन को पकड़ो, घोटो, रटो और पी जाओ, ठीक है। अब आप ये डायलॉग बार बार सुनेंगे, क्योंकि जियो से जितना कवर करना था, भगवान से जितना मिलना था, वो लोग मिलके आ चुके हैं। जिनके अंदर अभी भी कूट कूट के मट्ठेगिरी भरी है, वो कृपया अब चीजें रटे जीओसी की, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो। और जिन्होंने पढ़ा है उनको तो बहुत सिंपल लगेगा अब, ठीक है। तो बेंजीन से अपने, बेंजीन देखो डबल सिंगल डबल, तो बेंजीन ने अपने रेजोनेंस से इस पार्शियल पॉजिटिव का कोटा कर दिया पूरा। तो बाहर से जो न्यूक्लियोफाइल आएगा उसका रेट होगा कम, क्योंकि कम टिकारी है ना। तो एलिफेटिक एल्डिहाइड, फिर एरोमेटिक एल्डिहाइड, फिर एलिफेटिक कीटोन, और फिर एरोमेटिक कीटोन, है ना। क्योंकि कीटोन में और एल्डिहाइड में मेन मुद्दा होता है स्टेरिक हिंड्रेंस, जो कि एल्डिहाइड का कम होता है। यहाँ इन दोनों को लेके काफी एम्बिग्यूटी चलती है मार्केट में। एरोमेटिक एल्डिहाइड और एलिफेटिक कीटोन्स को लेके काफी एम्बिग्यूटी चलती है मार्केट में। बट मेरे पास स्टैंडर्ड किताब का डाटा अवेलेबल है, तुम बोलो तो भेज दूंगा मैं तुम्हें भी, ठीक है। कि एरोमेटिक एल्डिहाइड का जो रेट है वो एलिफेटिक कीटोन से ज्यादा है, पर इसको लेके मार्केट में एम्बिग्यूटी है। क्वेश्चंस करवाता हूं मैं जो नीट और जेई मेंस में आएंगे, जो नीट और जेई मेंस में क्वेश्चन आएंगे वो मैं कराता हूं। उसके पहले ये लॉजिक जरा सा खत्म तो कर ले। एलिफेटिक एल्डिहाइड, देन एरोमेटिक एल्डिहाइड, देन एलिफेटिक कीटोन, देन एरोमेटिक कीटोन, है ना। अब बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं एसिड डेरिवेटिव्स की। एसिड डेरिवेटिव्स में जब न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा तो दोस्तों एसिड डेरिवेटिव क्या हो सकता है, ये है ऑयल हैलाइड, ये है ऑयल हैलाइड। ऑयल हैलाइड के बाद कौन आ सकता है, एसिड एनहाइड्राइड। ये है ऑयल हैलाइड, ये है एसिड एनहाइड्राइड। फिर कौन आएगा, एस्टर। एस्टर, एस्टर है ना, ईस्टर तो त्योहार होता है, इसको मेनली एस्टर नाम होता है, बट आप ईस्टर भी बोलोगे तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, प्रोनाउंसिएशन तो कुछ भी हो सकता है, बट उसको मेनली एस्टर बोलते हैं। और ये 3 डिग्री अमाइड, ठीक है। इसमें भी लगेंगे भगवान दादा। लॉजिकली चलोगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, फिर ही तुम्हें करने को दूंगा। देखना दोस्तों, क्लोरीन, क्लोरीन है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है। स्टेरिक फैक्टर मेजर फैक्टर नहीं होगा, क्योंकि सारे सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप दोनों तरफ से घिरे हुए हैं, इनको दोनों तरफ से घेर लिया गया है। मेन फैक्टर इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर ही होगा, आरसीओ 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 आरसीओ, ये तो कॉमन है। तो जो राइट में लगा है वो मेन फैक्टर होगा। क्लोरीन, क्लोरीन कैसा ग्रुप होता है, P+M-I। ओ का लोन पेयर भी कैसा ग्रुप होता है, P+M-I। एस्टर भी कैसे ग्रुप होते हैं, P+M-I। और नाइट्रोजन भी कैसे ग्रुप होते हैं, P+M-I। मेरे को बताओ, मेरे को बताओ, हेलोजन में प्लस एम ज्यादा डोमिनेंट होता है कि माइनस आई, हेलोजन में प्लस एम ज्यादा डोमिनेंट होता है कि माइनस आई। अरे भक्तों, भक्ति होंगे ना, भगवान के तो भक्ति होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं ना। हेलोजन में माइनस आई ज्यादा डोमिनेट होता है, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। हेलोजन में माइनस आई ज्यादा डोमिनेट होता है, और बाकी सब में एस्टर ले लो, मतलब ओ का लोन पे ले लो, ओ आर ले लो, एन आर ले लो, इन सब में प्लस एम ज्यादा डोमिनेट होता है, इन सब में प्लस एम ज्यादा डोमिनेट होता है, ठीक है। तो जब तुम ओवरऑल देखोगे तो ये चीज तो तुम सीख चुके हो, क्या ये चीज सीख चुके हो, क्या सबसे ज्यादा रेट ऑयल हैलाइड का होगा। कैसे कैसे सर, कैसे पता पड़ा आपको, अरे देखो ना, प्लस एम माइनस आई ग्रुप है, दे कम रहा है ले ज्यादा रहा है, मतलब ओवरऑल, ओवरऑल इस कार्बन का भिखारीपना क्लोरीन बढ़ा रहा है। P+M-I है, दे कम रहा है ले ज्यादा रिया है, तो इसका भिखारीपना ये बढ़ा रिया। अब इन तीनों की करें बात और समझे जरा इनके जज्बात। ये सबसे भिखारी है, और जो कार्बन सबसे भिखारी होगा उसमें सबसे जल्दी न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा, सही है। चलिए दोस्तों, अब इन तीनों की करते हैं बात और समझते हैं जरा इनके जज्बात। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ज्यादा अच्छा लोन पेयर डोनर कौन होता है। अरे एक्टिवेटिंग नाइट्रोजन ज्यादा होता है कि ऑक्सीजन ज्यादा अच्छा होता है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ज्यादा अच्छा लोन पेयर डोनर होता है नाइट्रोजन। एकदम सही बोले हो, एकदम सही बोले हो। और जब एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग की सीरीज भी देखोगे, है ना, ये ऑक्सीजन वाले तो पता नहीं क्यों बोल रहे हैं, एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग की सीरीज देखोगे
तो ये दोनों तो स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप में आते हैं। स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग NH2 NR2 है ना, OH OR, ये स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग होते हैं। और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में नाइट्रोजन इज अ बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनर सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर नाइट्रोजन है। तो सबसे ज्यादा खुश इस कार्बन को नाइट्रोजन रखेगा, तो जो बाहर से न्यूक्लियोफाइल आएगा उसका सबसे कम रेट डी वाले में होगा, उसका सबसे कम रेट डी वाले में होगा। सही है क्या? सही है, सही है, सही है। सबसे ज्यादा रेट RCOCl में होगा। क्यों? 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 क्योंकि साहब ओवरऑल माइनस आई है ज्यादा, तो ज्यादा भिखारी है, ज्यादा भिखारी रेट ज्यादा। अब इन तीनों की बात करें, ओ डोनर एन डोनर, एन ज्यादा डोनेट करेगा इस कार्बन को, ज्यादा अच्छे से वो इसके पॉजिटिव चार्ज को ज्यादा अच्छे से डोनेट करेगा, उसे ज्यादा अच्छे से सेटिस्फाई करेगा, तो इसको बाहर से न्यूक्लियोफाइल को बुलाने की जरूरत कम पड़ेगी, है ना। अब मुद्दा बचता है, अब मुद्दा बचता है बी एंड सी का। इन दोनों में क्या है बात? यह एस्टर, यह एनहाइड्राइड। दोस्तों दोस्तों क्या तुम समझ पा रहे हो? एस्टर भी P+M ग्रुप है, एनहाइड्राइड भी P+M ग्रुप है, बट ज्यादा इस कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को ज्यादा खुश कौन रखेगा? एस्टर की एनहाइड्राइड। एस्टर की एनहाइड्राइड को ज्यादा खुश रखेगा एस्टर। क्यों? क्योंकि वो अपने पूरे की पूरे लोन पर इसी कार्बन को दे रहा है। एस्टर अपने पूरे की पूरे लोन पर इसी कार्बन को दे रहा है, परंतु ये एनहाइड्राइड कछु इसे दे रहा है और कुछ इसे दे रहा है। ये वाला ओ लोन पेयर इधर भी दे रहा है और उधर भी दे रहा है। तो ओवरऑल तुमसे इससे पूछो, इधर इस कार्बन को और इस कार्बन को देखो, तो ओवरऑल ज्यादा खुश ये वाला कार्बन है, क्योंकि ये वाले कार्बन को इसके लोन पेयर ने कभी दिया है और कभी इसने उधर दिया है। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल का रेट, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का रेट क्या हो जाएगा? ABCD। कैसे? कैसे? अरे ऑयल हैलाइड ओवरऑल खींच रहा है, वो सबसे ज्यादा दे रहा है, तो वहां सबसे कम जाएगा। अब इन दोनों बात करूं, एस्टर और एनहाइड्राइड में एस्टर ज्यादा दे रहा है, एस्टर ज्यादा दे रहा है, तो एस्टर में न्यूक्लियोफिलिक का रेट कम होगा। समझे कि नहीं बबुआ? समझे कि नहीं? ओवरऑल छोटा सा रेट लिख लो, रेट फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, है ना, नार के लिए ऐड रेट। अरे यार दिख नहीं रहा ना, तो इसको उठा के लाते हैं ऐसा। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के प्रति रेट की अगर बात करें, तो सबसे ज्यादा पता है किसका होगा ओवरऑल? सबसे ज्यादा होगा ऑयल हैलाइड का, सबसे ज्यादा होगा ऑयल हैलाइड का। फिर होगा किसका? एलिफैटिक अल्डेहाइड का। फिर किसका? एरोमेटिक अल्डेहाइड का। फिर किसका? एलिफैटिक कीटोन का। और फिर किसका? एरोमेटिक कीटोन का। और फिर कीटोन के बाद एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड, फिर एस्टर, और फिर अमाइड। ठीक है, ये कोई ऐसा है जिसको एनहाइड्राइड क्या होता है, एस्टर क्या होता है, अमाइड क्या होता है नहीं पता हो? ठीक है, तो पता कर लो उसमें क्या। एनहाइड्राइड मतलब जहां एसिड के ऐसे एनहाइड्राइड बने, 2 मोल कार्बोक्सिलिक एसिड से पानी निकाला। एस्टर मतलब ये, अमाइड मतलब ये। अब तुम थोड़े से वो हो रहे होंगे, सर ऑयल हैलाइड पहले क्यों आया अल्डेहाइड से? तो फिर से भगवान की आराधना करो, तुम्हें 15 सेकंड के अंदर समझ पड़ जाएगा। ठीक है, आराधना करो चलो। कैसी आराधना करें? अरे सीधी सी बात है, ऑयल हैलाइड में +M और -I में -I की वैल्यू हो रही थी ज्यादा, ऑयल हैलाइड में। और इन बाकी सब में +M की वैल्यू हो रही थी ज्यादा। और ये भाई साहब थे रेफरेंस, अल्डेहाइड भाई साहब थे रेफरेंस, अल्डेहाइड भाई साहब का हाइड्रोजन था रेफरेंस, है ना। तो ये 0 लेवल पे है। इसने बोला तुम्हें करना हो तो करा, वरना मत करो, मेरे को कोई मतलब नहीं। एस्टर एनहाइड्राइड इन लोगों ने इस कार्बोनिल की, इस C डबल बॉन्डों की रिएक्टिविटी को कम करा है। क्यों? क्योंकि ये +M ग्रुप है। ठीक है, परंतु जो ऑयल हैलाइड चुट्टा है,
ऑयल हैलाइड चुट्टा प्लस M माइनस I, मतलब उस ऑयल हैलाइड ने इस अल्डेहाइड वाले ग्रुप से भी ज्यादा रिएक्टिविटी क्यों रखी है? क्योंकि यहाँ पर इसका माइनस I ज्यादा है, मतलब खींचने की टेंडेंसी ज्यादा है। तो सबसे भिखारी कौन? सबसे भिखारी ऑयल हैलाइड। सबसे भिखारी ऑयल हैलाइड, फिर अल्डेहाइड, फिर कीटोन, फिर एनहाइड्राइड, फिर एस्टर, फिर अमाइड। लिखो, छापो, रटो। अगर समझ नहीं पड़ा है तो ऐसे तो सबको समझ पड़ गया होगा। आ गया ना? चलिए, एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं इसको लेके? क्वेश्चन, कंपेयर रेट ऑफ कंपेयर रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ फॉलोइंग। और जब तक मैंने नहीं बोला है तब तक डिक्रीजिंग है। अगर मैं बोलूं इंक्रीजिंग तो इंक्रीजिंग, बट मैं नहीं बोलूं तो डिक्रीजिंग। क्वेश्चन नंबर 1 ऐसा भी आ सकता है, फॉर्मल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड देन एसीटोन। यार अब मैं सिंपल क्वेश्चन क्यों दूं? मतलब मैं अच्छे क्वेश्चन दूंगा ना जब सब लिखा चुका हूं तो। एसीटोन देन बेंजो बेंजोफिनोन बाद में लेता हूँ, पहले मैं ले लेता हूँ बेंजल्डिहाइड और फिर बेंजोफिनोन, है ना? बेंजल्डिहाइड फिर बेंजोफिनोन। अच्छा क्वेश्चन बना दिया मैं, एकदम अच्छा क्वेश्चन, नीट और मेंस लाइक क्वेश्चन। दूसरा, पैरा पर लगा, पैरा पर, है ना? फिर से भगवान तुल्य क्वेश्चन है। और एक और क्वेश्चन ले लो। मैंने क्या करा है कि क्वेश्चन को सिंपल बनाने के बदले क्वेश्चन को टफ बनाया है। ठीक है, अब ठीक है, चलता है इतना तो भी नहीं चलता, नहीं चलता ऐसा। ठीक है, चलिए आंसर देना। डिक्रीजिंग में क्वेश्चन नंबर 1, ABCDE, यहाँ पर ABCD, यहाँ पर ABCDE, पर ABCD ज्यादा हो जाएंगे, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर जरूर लिख देना, अदरवाइज एक्सेप्टेड नहीं होंगे। और ये तीनों की तीनों प्रोबेबल एग्जाम क्वेश्चन है, मेंस वगैरह में, नीट वगैरह में। ठीक है, स्टैंडर्ड है इन क्वेश्चंस का। ये OCH3 मेटा पर है, ये OCH3 पैरा पर है ना? ये पैरा पर NO2 है। चलिए दोस्तों करिए। ऐसे तीनों आंसर तो मेरे को अब तक नहीं दिखे किसके सही है। दो आंसर तो खैर कुछ लोगों के सही है, दो आंसर तो कुछ लोगों के सही है। पहली बात, फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है? फॉर्मल्डिहाइड ये होता है। एसिटल्डिहाइड क्या होता है? एसिटल्डिहाइड होता है CH3CHO। एसीटोन क्या होता है? नेल पॉलिश रिमूवर। अरे वो तो हमें मालूम है, CH3CO CH3। बेंजल्डिहाइड क्या होता है? PHCHO। बेंजोफिनॉन क्या होता है? PHC डबल बॉन्ड OPH, है ना? तो पहले होते हैं एलिफेटिक एल्डिहाइड्स, पहले होते हैं एलिफेटिक एल्डिहाइड्स। ये एलिफेटिक एल्डिहाइड है, ये एलिफेटिक एल्डिहाइड है। तो एलिफेटिक एल्डिहाइड में भी ये तो बेचारा गरीब, ये तो गरीबों का, मतलब वो है ना, तो गरीबों का शाहरुख खान है। मतलब कुछ, मतलब लीडर है एक तरीके से, है ना? तो क्योंकि कुछ है ही नहीं था इधर, तो कम से कम थोड़ा प्लस आई तो लग ही रहा है। तो ये सबसे रिएक्टिव है भाई साहब, ये सबसे रिएक्टिव है।
है तो ए फिर बी, क्योंकि ये दोनों एलिफेटिक अल्डेहाइड्स हैं। पहले आते हैं एलिफेटिक अल्डेहाइड्स, फिर ये है एलिफेटिक कीटोन, ये है एरोमेटिक अल्डेहाइड, ये है एरोमेटिक कीटोन, ये दोनों है एलिफेटिक अल्डेहाइड। तो सबसे पहले होता है एलिफेटिक अल्डेहाइड, फिर एरोमेटिक अल्डेहाइड होता है बेशर्मो, कीटोन नहीं होता। तुमने फ्लो में आके ऐसे चलो कीटोन नहीं, मतलब पहले इसे ए बी सी डी अच्छा लग रहा है, सब बचपन से हम ए बी सी डी पढ़ते आ रहे हैं, तो ये कोई बचपन थोड़ी चल रहा है। एरोमेटिक अल्डेहाइड्स का रेट कुछ मेनली ज्यादा लिखवाया है मैंने कीटोन से तुमको, ए बी डी, फिर एरोमेटिक अल्डेहाइड के बाद एलिफेटिक कीटोन, और सबसे आखिरी में एरोमेटिक कीटोन। क्योंकि इस कीटोन को दोनों जगह से प्लस आर मिल रहा है, हमें प्रसाद प्रसाद नहीं प्लस आर, है ना, उधर से भी प्लस आर इधर से भी प्लस आर। ठीक है, तो सिंपल सा क्लासिकल जो मैंने लिखवाया था क्लास में उसका क्वेश्चन है, बट फिर भी अधिकतर लोगों का ये आंसर गलत है। क्यों? क्योंकि मैंने ये एसीटोन बेंजल्डिहाइड के पहले लिख दिया। अगर मैं बेंजल्डिहाइड एसीटोन के पहले लिखता तो तुम सही करते फ्लो में, है ना, बट क्योंकि मैंने एसीटोन पहले लिख दिया तो तुमने भी फ्लो में एसीटोन और बेंजल्डिहाइड में एसीटोन को पहले दे दिया। तो ऐसे फ्लो में थोड़ी चलना है ना। अब यहाँ बात कर रहे हैं NO2 कहाँ पर है, पैरा पर, पैरा पर NO2 माइनस एम माइनस आई, ये है रेफरेंस, कुछ नहीं, है ना। ये है पैरा पर OCH3 प्लस एम माइनस आई, और प्लस एम की वैल्यू होती है ज्यादा, प्लस एम की वैल्यू होती है ज्यादा। क्या मेटा पर NH, मेटा पर OCH3 प्लस एम माइनस आई देगा, कि सिर्फ प्लस एम देगा, कि सिर्फ माइनस आई देगा? व्हाट आर योर ओपिनियन ऑन दिस? ओनली एंड ओनली माइनस आई, क्योंकि फिर मेटा पोजीशन पे मेसोमेरिक या हाइपर कॉन्जुगेशन ऑपरेबल नहीं होता, है ना। जीओसी भगवान की जय हो। मेटा पोजीशन पे मेसोमेरिक का हाइपर कॉन्जुगेशन ऑपरेबल नहीं होता है। मेटा पर सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव देखा जाता है, मेटा पर सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव देखा जाता है, इसका रीजन मैंने बताया हुआ है वहां पर। ठीक है, मेटा पर मेसोमेरिक हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं, तो सबसे भिखारी कौन? सबसे भिखारी ए, सबसे भिखारी ए, क्योंकि माइनस एम माइनस आई है, इसकी धज्जियां उड़ा के रखी है उसने। अब ए बी सी डी, अब सी वाले में ओवरऑल माइनस आई लग रहा है, डी वाले में ओवरऑल प्लस एम लग रहा है, और बी वाला ओवरऑल जीरो पोजीशन है या फिर रेफरेंस पोजीशन मान लो। तो सबसे ज्यादा भिखारी तो ए वाला था, सबसे ज्यादा भिखारी तो ए वाला था, क्योंकि माइनस एम माइनस आई था। अब ए के बाद बी आएगा कि सी आएगा, तो आंसर है मित्रों सी आएगा, क्योंकि वो माइनस आई दे रहा है, मेसोमेरिक तो दे ही नहीं रहा है, वो माइनस आई खींच रहा है ना, तो ए के बाद सी आएगा। अब डी वाला ओवरऑल दे रहा है इस कार्बोनिल को, क्योंकि प्लस एम ग्रुप है, प्लस एम ग्रुप उसको ओवरऑल दे रहा है, तो उसका रेट होगा कम, और ये आएगा रेफरेंस पर पहले, है ना। तो सबसे ज्यादा खींचने वाला, कम खींचने वाला, रेफरेंस, और देने वाला आएगा आखिरी में, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल उसका न्यूक्लियोफाइल का इसके प्रति रेट होगा कम, क्योंकि यहाँ से उसको पैरा से मिल रहा है OCH3 का। ये तो महालल्लू क्वेश्चन है, ये तो MLQ है, महालल्लू नहीं है, क्वेश्चन टफ है, क्वेश्चन इज टफ, बट महालल्लू मैंने क्यों बोला इसको, कि मैंने अभी एग्जैक्ट ऑर्डर तो तुमको लिखाया था, ऑयल हेलाइड, अभी एग्जैक्ट ऑर्डर लिखाया था, ऑयल हेलाइड, फिर ऑयल हेलाइड के बाद अल्डेहाइड, अल्डेहाइड के बाद कीटोन, कीटोन के बाद एनहाइड्राइड, जो कि है नहीं यहाँ पर, एनहाइड्राइड के बाद एस्टर, और एस्टर के बाद अमाइड, है ना। अभी तो जस्ट एग्जैक्ट ऑर्डर लिखाया था। तो ये फर्स्ट और थर्ड तो मैंने अभी अभी पढ़ाए थे, सेकंड तो बस दर्शन के लिए है कि आपका रिवीजन हो जाए। तीनों किसी के सही नहीं है, आई डोंट थिंक सो, मैंने तो नहीं पढ़े किसी के सही तीनों, है क्या? है क्या? समझ गए मित्रों? ठीक है, तो आपको भले ही कितना भी लगता हो कि हमें सब समझ आ रहा है, बट जब तक तुमसे क्वेश्चंस बनना चालू नहीं होंगे तब तक आप स्टैंड नहीं कर पाओगे। कहां पर? यहाँ पर, एग्जाम में। ठीक है, तो सिर्फ थ्योरी थ्योरी से कुछ नहीं होना है, आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। जल्दी से मेरे को 15-20 सेकंड के अंदर बताओ, डाउट्स हैं क्या इसमें? डाउट है क्या कुछ? नहीं डाउट है तेरा? गजब, भारी टैलेंटेड आदमी है तू तो।
ठीक है, फिर बधाई हो बहुत बहुत, नहीं डाउट है तो। और तीनों किसके सही है, किसी के सही है क्या? ठीक है, डी और सी समझ नहीं आया। डी और सी क्या समझना है? एरोमेटिक अल्डेहाइड और एलिफेटिक कीटोन मैंने यहाँ पे लिखा है। एरोमेटिक अल्डेहाइड और एलिफेटिक कीटोन में एरोमेटिक अल्डेहाइड का रेट ज्यादा होता है एलिफेटिक कीटोन से। तेरे को रीजन जानना है? रीजन जानना है तो सेकंड वाले में बी पहले क्यों नहीं है? रुक एक मिनट, रीजन जानना है तो मैं तेरे को भेज देता हूँ रीजन, पर्सनली भेजता हूँ, रुक। ठीक, ठीक है ना? वो तो मैंने यूं ही एकदम नॉर्मली लिखा है रेफरेंस, बाकी कोई ऐसा लॉजिक थोड़ी ना होता है कुछ कि रेफरेंस को पहले ही रखना है। अब क्या बात कर सकते हैं? अब क्या बात कर सकते हैं? सम अदर की जगह फेमस, सम फेमस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। यहाँ पर अपन सिर्फ ब्रीफिंग ले रहे हैं, शॉर्ट में पढ़ रहे हैं। इस ये वाले पेज की डिटेलिंग आएगी अल्डेहाइड कीटोन नाम के चैप्टर में। यहाँ पर सिर्फ एक शॉर्ट ब्रीफिंग ली जा रही है, डिटेलिंग आएगी आगे, काफी आगे, है ना? इसकी तुम रिएक्शन करा सकते हो अल्डेहाइड कीटोन के साथ। अल्डेहाइड की रिएक्शन NaCN एक्सप्रेस करा लो, उसके बाद तुम इसकी रिएक्शन करवा लो LiAlH4 के साथ, उसके बाद इसकी रिएक्शन करवा लो दारू के साथ, उसके बाद इसकी रिएक्शन करा दो अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ, उसके बाद इसकी रिएक्शन करा दो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के साथ। ठीक है, अब इसमें से तुम्हें मजे की बात है कुछ नहीं आता है, तो मैं यहाँ पर सिर्फ बेसिक सिखाऊंगा तुम्हें इस चीज का। डिटेलिंग आएगी अल्डेहाइड कीटोन में, बहुत डिटेलिंग आएगी, बिल्कुल लोड नहीं लेने का, है ना? NaCN और H प्लस, NaCN और H प्लस इज अ सोर्स ऑफ Cn माइनस, इज अ सोर्स ऑफ Cn माइनस, तो Cn माइनस इस कार्बन पे जाएगा, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, क्या बनेगा? RCO माइनस Cn और H, बाद में प्रोटोनेट करवा दोगे तो क्या बन जाएगा? RCOH Cn और H। इस रिएक्शन को बोलते हैं साइनोहाइड्रिन रिएक्शन, बट आपको अभी नाम की कोनो जरूरत नहीं है। LiAlH4 क्या है सर? LiAlH4 लाह है। अरे LiAlH4 क्या है? LiAlH4 इज अ सोर्स ऑफ H माइनस, इट इज अ सोर्स ऑफ H माइनस। अगर तुम्हें पी बिला के आ रहे तो बोरॉन फैमिली में भी LiLH4 NaBH4 का अपन ने यूज पढ़ा था थोड़ा सा, कैसे बनाया जाता है। इट इज अ सोर्स ऑफ H माइनस, तो यहाँ पर कौन जाएगा? अरे कौन जाएगा? H माइनस जाएगा, पाई बॉन्ड ऐसे छोड़ेगा, क्या बनेगा? RCO माइनस, एक जो पहले से H था, एक जो बाद में H आया, एक जो पहले से H था, एक जो बाद में H आया। ठीक है, फिर इसको भी आप प्रोटोनेट कर दोगे, बच्चा हो जाएगा खुश। क्यों? क्यों क्यों हो गया आएगा खुश? क्योंकि बन गई है सैनिटाइजर, है ना? मतलब खैर अलग अलग होती है वो तो खैर। तो LiLH4 डालने से अल्डेहाइड कीटोन से बन गई है दारू, अल्डेहाइड कीटोन से बन गई है दारू, क्योंकि LiLH4 इज अ सोर्स ऑफ H माइनस, LiAlH4 इज अ सोर्स ऑफ H माइनस। ठीक है, अब यहाँ पर क्या जाएगा? यहाँ पर नेगेटिव चार्ज तो है नहीं, तो यहाँ पर O का लोन पेयर जाएगा, तो क्या बनेगा? RC, जो पहले से O माइनस है H, अब ये जो नया O आया है, O ने दिया है लोन पेयर, अरे बबुआ O ने दिया है लोन पेयर तो O पर आया पॉजिटिव, O को पॉजिटिव है ना गवारा तो निकालेगा वो किसी के अवारा। कौन है R और H में सबसे अवारा? सबसे इजीली कौन टूटेगा? तो अब टूटेगा H प्लस, और H प्लस जाएगा इधर, क्या बना? RCOH H, और यहाँ पर बन गया OR। इसके आगे फर्दर स्टेप जाती है, इसे बोलते हैं हेमी एसिटल, इसके आगे फर्दर एसिटल बनता है। बट दोस्तों यहाँ पर सिर्फ अपन ले रहे हैं ओनली ब्रीफिंग ले रहे हैं, नहीं तो मैं इसे भी 2 घंटे पढ़ा सकता हूँ अलग अलग को। ठीक है, बट आगे आएंगी ये सब चीजें, डिटेलिंग इन
कार्बोनिल कंपाउंड्स। अच्छा, इन्हें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों बोलते हैं पता है? हाँ सर, क्योंकि पाई बॉन्ड पे एडिशन हुआ है। न्यूक्लियोफिलिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जाके ऐड हुआ है। वहां पर तो इलेक्ट्रोफाइल भी ऐड हुआ है ना, तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ है, वहां पर इलेक्ट्रोफाइल ऐड हुआ है, तो उसको न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक बोलना चाहिए ना। आंसर है नहीं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ओवरऑल ये देखा जाता है कि कौन सी रिएक्शन स्लो है। ओवरऑल एक चीज क्या देखी जाती है कार्बोनिल में? कार्बोनिल में जब तुम न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन करवाते हो तो इट इज फाउंड टू बी स्लो और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, कार्बोनिल पे न्यूक्लियोफाइल का एडिशन इज फाउंड टू बी स्लो और आरडीएस, और जो स्टेप स्लो या आरडीएस होती है सारे कार्यक्रम उसके हिसाब से ही चलते हैं। ठीक है, हाँ हाँ, सारे कार्यक्रम। अब यहाँ पर कौन जाएगा? यहाँ पर सर जाएगा एन का लोन पेयर। यहाँ पर जाएगा भैया एन का लोन पेयर। एन का लोन पेयर गया आर सी ओ माइनस एच, और एन ने लोन पेयर दिया एन एच एच जेड। एन पर आया पॉजिटिव चार्ज, एन पर आया पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज नहीं है गवारा, वो फिर से निकालेगा। किसे? एच आवारा। एच आवारा यहाँ से निकल के वहां पहुंच गया। थोड़ी देर बाद फ्यू मोमेंट्स लेकर क्या बन गया? आर सी ओ एच एन एच जेड और यहाँ पर एच। ठीक है, आर सी ओ एच एन एच जेड और यहाँ पर एच। अब एक्चुअली ये जो रिएक्शन है भैया कम से कम एनसीईआरटी वाले ने ही बहुत डिटेल में दे रखी है कार्बोनिल में, और अपन तो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि कहाँ सेमी कार्बोसाइड बनता है, कहाँ पर 2,4-DNP बनता है, कहाँ हाइड्राजीन लेते हैं, कहाँ बहुत सारी चीजें होती है। बट अभी सिर्फ रेफरेंसिंग चल रही है ना, कि ऐसा हो सकता है। बाकी आगे आएंगे डिटेलिंग में। अपने को तो सर पढ़ाई क्यों रहे हो सर, इतना एहसान भी क्यों कर रहे हो, है ना? क्योंकि अब अपने को ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री पढ़ना है एकदम मस्त से डिटेल में, मस्त डिटेल में पढ़ी जाएगी ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री, जो कि अपने को अभी पढ़ना है। ठीक है, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री अपना अभी का पार्ट है। इसको एक चीज और लिख लो, कई बार क्या होता है कि इसको हीट कर दिया जाता है, हीट करने से बाद में पानी निकलता है। हीट करने से मान लो वहां पानी निकला तो क्या बन गया? आर सी एच डबल बॉन्ड एन और जेड। कैसे पता पड़ा? अरे पानी निकाल लो ना। तो कैसे? यहाँ से जब OH निकालोगे, यहाँ से H प्लस निकालोगे पार्शली नेगेटिव, OH माइनस निकालोगे पार्शली पॉजिटिव, ये पार्शली पॉजिटिव पार्शली नेगेटिव डबल बॉन्ड बना ले, है ना? बट फिर से वो अपने काम का फिलहाल के लिए नहीं है। एक्चुअली ये सारी की सारी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बट अभी के लिए नहीं। और ये रिएक्शन अपन अभी कंटिन्यू करेंगे बढ़िया तरीके से, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री। तो ये आएंगी आगे कहाँ पर? कार्बोनिल कंपाउंड। ये भी लिखा होना चाहिए कॉपी में, है ना? नहीं तो तुम किसी को कॉपी दिखाओ किसी महान आदमी को और उसको बताओ कि NH2Z सर ने एक लाइन में खत्म कर दी, है ना, तो वो अपन दोनों पे हंसेगा वो इंसान कि NH2Z तो 1.5-2 पेज तक जाती है, एक लाइन में कैसे खत्म हो गई। ठीक है, तो जरूरत आने पर 1.5-2 पेज से भी ज्यादा पढ़ेंगे इसको मस्त तरीके से। अभी अपना फोकस रखते हैं जो अपने को करना है। आप इतना तो समझ ही चुके हो कि कार्बोनिल पे न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हो रहा है, तो अपना टॉपिक चल रहा था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, है ना? अब इतना लिख लो। और एक चीज, जैसे मैंने इसका नाम बताया था हेमी एसिटल, वो भी मत लिखना, वो भी आगे आएगा, लोड मत लो, है ना? बट एक चीज की जो मैं करूं बात, मैंने एक चीज क्या बोली थी सर? सेकंड वाली रिएक्शन के रिएक्टेंट बता दो। सेकंड वाली रिएक्शन में LiAlH4, LiAlH4, है ना? LiAlH4. It is a mixture of LiH and AlH3. It is a mixture of LiH and AlH3. LiLH4 is a source of H minus. It is a source of H minus. So it is a hydride donor. It is a hydride donor. ठीक है, अब
एक चीज मैंने तुमको बोली थी कि अपने को थोड़े समय बाद राह से भटकना पड़ेगा, अपने को थोड़े समय बाद राह से भटकना पड़ेगा। ठीक है, तो क्यों राह से क्यों भटकना पड़ेगा? क्योंकि मेरे को करवाने हैं क्वेश्चंस बहुत सारे, और क्वेश्चंस अगर मेरे को बहुत सारे कराने हैं तो मैं एक अभी ऐसा टॉपिक पढ़ा दूंगा, एक चैप्टर ऐसा पढ़ा दूंगा जहां से आप मस्त बहुत सारे क्वेश्चन मैं दूंगा और किताब में भी मिलेंगे, है ना। अगले हफ्ते 2 दिन का जो स्लॉट है वो आपकी ग्रिग्नार्ड रीजन की एमएससी के लिए दिया गया है ना, एमएस चौहान के लिए एलिमेंट्री। तो अभी अपन ग्रिग्नार्ड रीजन चालू करेंगे, साहब बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तुम मान लो आते ही है हर साल कहीं ना कहीं। इवन LiLH4 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो सब है, बट ग्रिग्नार्ड आप अभी पढ़ोगे, उससे आपको समझ पड़ेगा कि पूरे साल भर केमिस्ट्री चलनी कैसी है ना। उससे आपको फील आ जाएगी, मस्त सी फील आएगी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, ऑर्गेनोमेट्रिक का। और मस्त प्रैक्टिस करनी है ना। जिसकी कोई मजबूरी है कि किताब नहीं खरीद पा रहे हैं तो वो मेरे को कर देना, तो मैं PDF वगैरह शेयर कर दूंगा। अदरवाइज आप खरीदोगे ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, चलो अब पढ़े अपन ऑर्गेनोमेट्रिक्स। ठीक है, तो अब अपना चैप्टर चालू होने के पहले मैं एक चीज बता दूं तुमको, ऑर्गेनोमेटेलिक्स क्या होता है। अरे यार हटो, जाओ बे, पढ़ा हुआ है। कोऑर्डिनेशन में बात करी थी ऑर्गेनोमेटेलिक के आखिरी आखिरी में। हाँ, तो डेफिनेशन तुम्हें आती होगी तो अच्छा है। ऑर्गेनोमेटेलिक ऑर्गेनिक में क्या होता है? ऑर्गेनोमेटेलिक में ऑर्गेनोमेटेलिक्स आर कंपाउंड्स, है ना, whenever कार्बन is bonded to metal directly via कोवलेंट बॉन्ड। स्टार क्यों लगाया? क्योंकि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि 100% कोवलेंट ही हो। 50% कोवलेंट, 50% आयनिक भी हो सकता है। ठीक है, व्हेनेवर कार्बन इज बॉन्डेड टू मेटल वाया कोवलेंट बॉन्ड। असलियत में मैंने ऑर्गेनोमेटेलिक की डेफिनेशन वहां पे ही बताई थी कि कार्बन के अलावा सिलिकॉन बोरॉन भी हो सकते हैं, बट आप कार्बन की बात करो। क्या ये ऑर्गेनोमेटेलिक है? हाँ या ना? तो आंसर है हाँ। कार्बन इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू मेटल, इट इज एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, इट इज एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ठीक है, तो जैसे मैं बात करूं, एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं? RLI, RNA, RMGX, R2CD, R2ZN, R2CuLi और एटसेट्रा। ठीक है, RMGX, आर क्या है सर ये? आर क्या है? अबे आर मतलब कोई सा कार्बन का ग्रुप, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, फिनाइल, है ना। आर मतलब कोई सा कार्बन का ग्रुप व्हेन अटैच्ड टू लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैडमियम, जिंक, कॉपर और अदर मेटल दैट इज नोन एज ऑर्गेनोमेटेलिक। इसमें आपके सबसे ज्यादा काम का कौन है? सबसे ज्यादा काम का ये, बहुत ही ज्यादा काम का। ठीक है, तो ऑर्गेनोमेटेलिक में मैं इस राह पे जाऊं, इस राह पे जाऊं उसके पहले एक छोटी सी बात मैं और कर लूं। ठीक है, जैसे सपोज ये क्वेश्चन है, इसमें RX है, मेरे को बताना R पर, है ना। चलो एक क्वेश्चन ये है A, और एक क्वेश्चन है ये RMGX। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा है एग्जाम वाले ने, क्वेश्चन आपसे ये पूछा है, पार्शियल, या फिर पार्शियल हटाओ भाई, पार्शियल तो मैं लिख दूंगा, चार्ज ऑन R, है ना। ये केस 1 है, ये केस 2 है। फर्स्ट वाले में पार्शियल पॉजिटिव, सेकंड वाले में भी पार्शियल पॉजिटिव, फर्स्ट वाले में पार्शियल पॉजिटिव, सेकंड वाले में पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, और पार्शियली नेगेटिव, पार्शियली नेगेटिव। समझ रहे हो बात को, इसके जज्बात को? छोटू सा क्वेश्चन, छोटू सा क्वेश्चन ये है कि इस आर पे क्या चार्ज है और इस आर पे क्या चार्ज है, अब साडा ऑप्शन में से चूज करो। ओके,
हाँ, इसको ग्रिग्नार्ड बोलते हैं, इसको गिलमैन बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड गिलमैन। R2C वाले को बोलते हैं गिलमैन रिएजेंट, इसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया चीजें हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू देखी जाती है मित्रों, मित्रों देखी जाती है इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो क्लोरीन की होती है, फ्लोरीन की तो 4 आती है, फ्लोरीन की 4 आती है, क्लोरीन की 3 आती है, आयोडीन की 2.8 आती है, सॉरी ब्रोमीन की 2.8 आती है। तो कार्बन और हेलोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हेलोजन की ज्यादा है। कार्बन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा है। कार्बन और नाइट्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की ज्यादा है ना। इसलिए जब कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन हेलोजन बॉन्ड होते हैं तो वो कार्बन से उनकी तरफ शिफ्ट होते हैं, कार्बन पर पॉजिटिव आता है और उन पर नेगेटिव आता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हेलोजन की ज्यादा होती है कार्बन से, है ना। परंतु जब आप कार्बन को मैग्नीशियम से कंपेयर करो तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होती है 2.5, फ्लोरीन की होती है 4, क्लोरीन की 3, ऑक्सीजन की 3.5, नाइट्रोजन की 3। परंतु जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होती है वो होती है 1 से लेके 2 तक, है ना। किसी की 1, किसी की 1.3, किसी की 1.5, किसी की 1.2, किसी की 1.8। बट कभी भी मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 से ज्यादा नहीं होती है। आप कोई सा भी मेटल उठा लो, आप कोई सा भी मेटल उठा लो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो कार्बन की मेटल से ज्यादा ही रहेगी। आप कोई सा भी मेटल उठा लो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की मेटल से ज्यादा ही रहेगी। और अगर यहाँ पर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इस बार कार्बन पर आएगा नेगेटिव और मैग्नीशियम पर आएगा पॉजिटिव। अब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उस पर नेगेटिव चार्ज, हेलोजन की ज्यादा तो हेलोजन पे नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव। कार्बन और मैग्नीशियम में कार्बन की ज्यादा तो कार्बन पर नेगेटिव। तो पहले वाले केस में पार्शियल पॉजिटिव, दूसरे में पार्शियल नेगेटिव। चलो बॉम्बे चले, है ना। आंसर होगा बी। ठीक है। अरे ए वालों, समझ गए ना। बी वालों को बहुत बहुत बधाई। ओके, अब अपन भटकते हैं राह और एक ऐसा चैप्टर करते हैं जो आपके अंदर भरेगा कॉन्फिडेंस ऑर्गेनिक को लेके, मजेदार। ठीक है, तो अपन बार बार राह नहीं भटकेंगे, बट एक दो बार तो मैं मेरे फ्लो से राह भटकूंगा, जान करके भटकनी पड़ती है क्योंकि अगर आप फ्लो में चलते रहो तो कई बार आपको क्वेश्चन नहीं मिल पाते। तो मैं जान करके राह भटक रहा हूँ और नया चैप्टर चालू कर रहा हूँ जिसका नाम है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। किताबें पढ़ोगे तो कुछ लोग बोलते हैं कि इसे रिग्नार्ड बोला जाता है, प्रोनाउंस एज रिग्नार्ड या फिर ग्रिनियार्ड, है ना। बट आप उसे ग्रिग्नार्ड भी बोलोगे तो ग्रिग्नार्ड भाई साहब को बुरा नहीं लगेगा। बट प्रोनाउंसिएशन यूजुअली उसका ग्रिनियार्ड होता है ना। पॉला ब्रूस में लिखा है, इसको ग्रिनियार्ड बोलते हैं, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बट सबसे इंपॉर्टेंट, अपन तो हिंदी भाषी लोग हैं, अपन तो क्या बोलेंगे ग्रिग्नार्ड रीजन के बारे में खास बात क्या है? इट इज बाप ऑफ ऑल रिएजेंट्स, इट इज बाप ऑफ ऑल रिएजेंट्स। मतलब सारे रिएजेंट्स इसके बच्चे हैं क्या? नहीं, इसके सारे रिएजेंट्स बच्चे नहीं है। बाप ऑफ ऑल रिएजेंट्स का मतलब ये है कि वाया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, है ना, वाया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, वाया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट या फिर विद द हेल्प ऑफ, अब शॉर्ट में अपन क्या बोलेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, विद द हेल्प ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, है ना, या फिर वाया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वी कैन प्रिपेयर एनी फंक्शनल ग्रुप। कोई सा भी आप फंक्शनल ग्रुप प्रिपेयर कर सकते हो, ग्रिग्नार्ड रीजन की मदद से कोई सा भी फंक्शनल ग्रुप प्रिपेयर कर सकते हो। आपको दारू बनानी हो तो दारू, अल्डेहाइड कीटोन बनाना तो अल्डेहाइड कीटोन, एसिड बना सकते हो, अमीज बना सकते हो, अल्केन्स बना सकते हो, अल्कीन्स बना सकते हो। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इतना प्यारा रिएजेंट है कि साहब इससे हर कुछ बना सकते हो। और आप इससे हर कुछ बना सकते हो तो एनसीईआरटी वाला क्या करता है, हर एक चैप्टर में जहां अमीन आएगा तो वहां अमीन में ग्रिग्नार्ड दे देगा, अल्कोहल में ग्रिग्नार्ड दे देगा। तो आप पिसते रहो आगे तक। इससे तो मैं क्या करूंगा, ग्रिग्नार्ड जहां जहां यूज होने वाला है सब एक बार में पढ़ लेंगे, एक बार में पढ़ लेंगे। इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आप लगा लोगे, फिर आपको आएगा अंदर से कॉन्फिडेंस कि, और समझ पड़ जाएगा कि अपने बस की बात है कि नहीं, है ना। तो भाई साहब बहुत, भाई और बहनों बहुत शानदार चीज है। वी कैन प्रिपेयर एनी फंक्शनल ग्रुप फ्रॉम
ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब किसके नाम पे बेस्ड है? विक्टर ग्रिग्नार्ड भाई साहब के नाम पे बेस्ड है। विक्टर ग्रिग्नार्ड वाज फ्रेंच साइंटिस्ट, फ्रांस के थे। विक्टर ग्रिग्नार्ड वाज फ्रेंच साइंटिस्ट, फ्रांस के थे। विक्टर ग्रिग्नार्ड भाई साहब के बारे में बात करें तो पहले वो मैथमेटिक्स की फील्ड में काम कर रहे थे, बट उनको नहीं जमा, तो उनने किसी एक प्रोफेसर उनके अंडर गए, बोले सर मेरे को साइंस में काम करना है, साइंस की फील्ड में काम करना है। ठीक है, तो उनके जिसके अंडर में काम कर रहे थे उनका नाम मेरे को याद नहीं है, क्योंकि वो इतने फेमस नहीं, बट ये ज्यादा फेमस हो गए। ठीक है, तो जिनके अंडर में ये काम कर रहे थे उन्होंने बोला कि यार देख भाई, देख ग्रिग्नार्ड भैया, उसको बिठाया एकदम चाय वाय पे, ग्रिग्नार्ड को बोला देख ग्रिग्नार्ड भैया ऐसा है ना। ग्रिग्नार्ड भैया को ऐसा बोला, ये लिखना मत। ग्रिग्नार्ड भैया को बोला कि यार देख भाई ग्रिग्नार्ड, एक मेथड चलती है मार्केट में, एक मेथड चलती है मार्केट में अल्कोहल बनाने की, दारू बनाने की, पर दिक्कत इसके साथ ये आ रही है कि इसकी परसेंटेज यील्ड बहुत कम है। मतलब जितना इनपुट अपन लगा रहे हैं उस लेवल का आउटपुट नहीं मिल पा रहा है। तो ग्रिग्नार्ड भाई साहब को बोला कि यार ग्रिग्नार्ड भाई साहब कुछ ऐसा करो, कुछ ऐसा कर कमाल कि दारू अच्छे से बन जाए। तो ग्रिग्नार्ड भाई साहब ने चालू कर दी मेथड, है ना। तो ग्रिग्नार्ड भाई साहब ने देखा कि पहले क्या क्या यूज हो रहे थे, पहले इसमें कहीं ना कहीं जिंक यूज हो रहा था। तो ग्रिग्नार्ड भाई साहब ने क्या करा, ये अपन आगे लिखेंगे, लोड मत लेना। ग्रिग्नार्ड भाई साहब ने काफी मेहनत से, काफी मेहनत, ऐसे नहीं होता है कि यूं हो गया, है ना, काफी मेहनत से मैग्नीशियम, और जैसे कीटोन है या एल्डिहाइड है, मैग्नीशियम में ईथर डाला, तो मैग्नीशियम में ईथर डाला, है ना, तो मैग्नीशियम में ईथर डालने से RMgX बन गया, और फिर उसके द्वारा उन्होंने अल्कोहल बनाया, और वो जो अल्कोहल बना उसकी अल्कोहल की यील्ड काफी अच्छी पाई गई। सर क्यों मिटा रहा आपने? क्योंकि एक प्रॉपर चीजों के साथ चलना पड़ेगा। तो ग्रिग्नार्ड भाई साहब की यील्ड अच्छी पाई गई प्रोडक्ट की, तो ग्रिग्नार्ड भाई साहब का नाम होने लगा मार्केट में। फिर वो और बहुत सारी चीजें करने लगे। थोड़े सालों बाद जब वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, है ना, तुम्हें मालूम ही होगा, एक्सिस पावर और अलाइड पावर्स। ठीक है, तो जब वर्ल्ड वॉर 1 हुआ तो फ्रांस वाले लोगों ने ग्रिग्नार्ड भाई साहब को बुलाया, ग्रिग्नार्ड ग्रिग्नार्ड आओ भैया हमारी मदद करो। तो क्या ग्रिग्नार्ड वहां पे क्या तीर भाला लेके पहुंच गया? चलो मैं भी तीर मारूंगा। अबे तीर मारने से तो एक बार में एक आदमी मरेगा, साइंटिस्ट वाले लोग तो बड़े लोग होते हैं, बोले मैं ऐसा केमिकल बनाऊंगा 1000 आदमी एक साथ उड़ जाए, है ना। वैसे इन्होंने बनाया नहीं था, इन्होंने बचाया था। सामने वाली जो पावर थी उन्होंने एक केमिकल ड्रॉप कर दिया था फ्रांस वाली कंट्री पे, तो उन्होंने ग्रिग्नार्ड भाई साहब और कुछ साइंटिस्ट लोगों ने उसका एंटीडोट निकाला था। तो वो भी एक कॉन्ट्रीब्यूशन है भाई साहब का, है ना। एक मजे की बात बताऊं, कभी भी वॉर में ऐसा ऐसा नहीं होता है कि तीर मारने से सब कुछ हो रहा हो। तो वहां तो एक बार में एक ही इंसान का सफाया हो पाएगा ना। बट जब केमिकल वेपन्स यूज होने लगे, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, हर जगह केमिकल वेपन्स यूज हुए हैं, है ना। जैसे बाहुबली का एग्जाम्पल लो, बेचारे सब लोग तीर मारते रहते हैं, और ऊपर से वो अपना प्रभास क्या करता है, वो ऐसे आग के गोले में भर के ऐसा कुछ फेंक देता है, कपड़ा सब जल गए, वाहवाही हो गई। ठीक है, तो कुछ ऐसा करो कमाल कि नाम हो जाए। तो एक्चुअली तुम्हें डिटेलिंग तो बहुत नहीं पता होगी वर्ल्ड वॉर की, कि कौन कौन सी गैसेस कब कब यूज हुई थी, क्योंकि अपने को तो हिस्ट्री में ये थोड़ी पढ़ाते हैं। हिस्ट्री में तो ये पढ़ाते हैं वर्ल्ड वॉर 1 कब हुआ था, वर्ल्ड वॉर 2 कब हुआ था, एक्सिस पावर थी, अलाइड पावर्स थी, इधर भी एक्सिस पावर और अलाइड पावर्स थी। ठीक है, अमेरिका बाद में आया था, ज्यादा सारा तुम्हें ये पता होगा कि बाद में अमेरिका ने आके जापान पे वो न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिए थे, है ना, कहाँ पर हिरोशिमा नागासाकी। तो वो न्यूक्लियर वेपन का पहला और आखिरी बड़ा इस्तेमाल था वो, क्योंकि उसके बाद से हड़कंप बच गई मार्केट में। इवन अभी रिपोर्ट्स ऐसे हैं कि आज तक के हिरोशिमा नागासाकी की जो स्पीशीज जनरेट हो रही है, मतलब जो नए बच्चे भी हो रहे हैं इवन वहां पर, उनमें भी कुछ ना कुछ ट्रांजिशन या रेडिएशन पाई जा रही है। तो तब के बाद से न्यूक्लियर पावर पे बहुत कंट्रीज स्ट्रिक्ट हो गई है। वो चीज तुम्हें जरूर पता होंगी, बट वर्ल्ड वॉर 2 में कौन की छोटी छोटी गैस यूज हुई है ये नहीं पता होंगी, है ना। कौन सी गैस यूज हुई थी? एक तो हुई थी मस्टर्ड गैस यूज हुई थी, मस्टर्ड गैस यूज हुई थी, है ना। एक यूज हुई थी लिवसाइट। फिर ब्रिटिशर्स ने इसका एंटीडोट निकाला था जिसका नाम था बाल। अबे बाल नहीं निकाले थे, बाल मतलब ब्रिटिश एंटी लिवसाइट, ब्रिटिशर्स ने इसका एंटीडोट निकाला था, है ना। जैसे क्रिस पिक्चर में एंटीडोट निकलता है। छोड़ो वो सब छोड़ो, है ना। अच्छा वो पिक्चर देखी क्या तुमने, एक साउथ की, वो सूर्या वाली, इसने देखी क्या सूर्या वाली पिक्चर? वो मलेशियन गवर्नमेंट में, मलेशिया जाते हैं वो सूर्या और एक हीरोइन रहती है, इसका नाम मैं भूल गया। मलेशिया जाते हैं, वो जो विलन रहता है वो ऐसे जो पावर ले लेता है और उसके आदमियों को 5-5 मिनट के लिए बहुत महाशक्तिशाली बता देता है, ऐसे वो लेते हैं ना पावर। श्रुति हसन थी।
नहीं बे, श्रुति हसन नहीं थी, कोई और थी। ये वो हीरोइन थी जो इरफान के साथ इसमें थी, वो मिशन मंगल में भी थी हीरोइन, साउथ की, है ना, नाम मेरे को क्लिक नहीं हो रहा। वो जो भी हीरोइन शब्द है वो क्या मतलब है यार। वो जो सूर्या की पिक्चर थी उसमें क्या था, अरे कुछ भी मत बोलो, ब्लैक। तो उसमें सही में ऐसा होता था कि वो जो विलन था, है ना, जो विलन था, उसने एक ऐसा डब्बा बनाया था जिसके अंदर ऐसा केमिकल था कि आप किसी को ऐसे कर दो तो 5 मिनट तक उसमें पूरे ब्रह्मांड में ऐसी पावर आती जो सामने आए खट 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 खटाए, और 5 मिनट बाद वो खटाए, है ना। तो फिर उन्होंने रेफरेंस दिया था, जब आगे पिक्चर बड़ी थी तो उन्होंने रेफरेंस दिया था कि वर्ल्ड वॉर में हिटलर ने भी ऐसा ही करा था। हाँ इनहेलर, वो बहुत बढ़िया इनहेलर, नाम याद आ रहा है क्या? हाँ सर देखिए, हाँ सूर्या रहता है इसमें। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत शानदार, इनहेलर से पावर आती है। जब उसमें रेफरेंस दिया था तो आगे यही आया था कि हिटलर ने भी, तो उस विलन को आइडिया कैसा आया, क्योंकि हिटलर ने भी अपने साथ ऐसा करा था वर्ल्ड वॉर में, हिटलर ने भी अपनी आर्मी के साथ ऐसा कुछ वेपन बनाया था, केमिकल वेपन। बट ये सब इधर उधर की बातें, उससे इसका क्या लेना देना। ये बातें कर रहा हूँ कि गिगनर भाई साहब महान आदमी थे, है ना। ये तो इधर उधर की बातें बहुत सारी हो गई, क्या मतलब है तो। अच्छा, छोड़ो, है ना। जब तुम कॉलेज में जाओ ना तो, जैसे कॉलेज में जाओगे तो कुछ लोग फ्रेंड्स देखेंगे, जीओटी देखेंगे, सब देखना, एक ये भी देख लेना, शर्नोबिल भी देख लेना। कॉलेज में अभी फालतू हरकतें कोई कर मत लेना, है ना। संकट मारूंगा, वर्चुअल संकट। कॉलेज में देखना, है बहुत शानदार सीरीज है। रशिया पे जो वो हुआ था, सोवियत यूनियन पे, वहां पे न्यूक्लियर पावर प्लांट की वो हो गई थी, तो उन्होंने कैसे करा, क्या सब करा, ठीक है, ऐसे इतनी भी खास नहीं ना, ये सब कॉलेज में करने के काम होते हैं। मैंने तो इवन कॉलेज के बाद देखी है, फोर्थ ईयर के बाद, हाँ। तो क्या बात कर रहे, ग्रिग्नार्ड रीएजेंट। हाँ, रशिया वालों ने काफी अच्छा मेंटेन करा था, मतलब काफी अच्छे से कंट्रोल करा था उन लोगों ने उसको, तो इतना नुकसान नहीं हुआ उससे। ठीक है, तो वाया ग्रिग्नार्ड रीएजेंट वी कैन प्रिपेयर एनी फंक्शनल ग्रुप। अब ग्रिग्नार्ड रीएजेंट के बारे में खास बात क्या है, ग्रिग्नार्ड रीएजेंट इज एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, इज एन ऑर्गेनोमेटेलिक, RMgX, है ना। और कार्बन और मैग्नीशियम में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, कार्बन की। तो कार्बन पर नेगेटिव आता है, मैग्नीशियम पे पॉजिटिव आता है। इट इज पार्टली आयनिक, पार्टली कोवेलेंट, या फिर बोलो तो इट इज अ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, है ना। और पोलैरिटी इसकी 50% के आसपास होती है। पार्टली आयनिक, पार्टली कोवेलेंट बॉन्ड है, RMgX। ग्रिग्नार्ड भाई साहब सबके मतलब सारे फंक्शनल ग्रुप बना सकते हैं। ग्रिग्नार्ड भाई साहब के बारे में एक और खास बात, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज एन एक्सीलेंट न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज एक्सीलेंट बेस। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत शानदार न्यूक्लियोफाइल भी है और बहुत शानदार बेस भी। सर दोनों में डिफरेंस क्या है? अरे सर, बेबी को बेस पसंद है, न्यूक्लियोफाइल नहीं पसंद है। अब वो बेस नहीं है, वो गाने वाला बेस होता है वो, है ना। यहाँ पर क्या फर्क है कि न्यूक्लियोफाइल मतलब एक ऐसा इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर, न्यूक्लियोफाइल मतलब एक ऐसा इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर जो किसी भी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर को अपने इलेक्ट्रॉन पेयर दे दे। न्यूक्लियोफाइल मतलब एक ऐसा इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर जो किसी भी इलेक्ट्रोफाइल को अपने इलेक्ट्रॉन पेयर दे दे और कोवलेंट बॉन्ड बनाए। पर बेस इज अ स्पेसिफिक केस ऑफ न्यूक्लियोफाइल, बेस इज अ स्पेसिफिक केस ऑफ न्यूक्लियोफाइल, कि अगर ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हाइड्रोजन है, अगर ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हाइड्रोजन है तो फिर उसे कहेंगे बेस। और अगर हाइड्रोजन के अलावा कोई भी है, जैसे कार्बन ले लो, बोरॉन ले लो, फलाना ले लो, ढिमका ले लो, तो उस केस में इसे बोलेंगे न्यूक्लियोफाइल। और अगर ये हाइड्रोजन है तो इसे बोलेंगे बेस। तो बेस इज अ स्पेसिफिक केस ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, बट रिएक्शंस अलग अलग होती है। बेस जो है वो एसिड बेस रिएक्शन करता है, वह सब समझ आएगा, मैं बोल रहा हूँ बहुत इजीली सब समझ आएगा। ठीक है ना। हम्म, बहुत इजीली सब समझ आएगा। तो कुछ कुछ खास बातें हैं, है ना। और सीधी सी बात है, विक्टर ग्रिग्नार्ड के नाम पे है ये, विक्टर ग्रिग्नार्ड। और एक और मजे की बात ये है कि जितने भी तुम्हारे सिलेबस में साइंटिस्ट है उसमें से अधिकतर लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है, क्योंकि महान आदमी है तभी तो उनके बारे में पढ़ रहे हैं।
अर्रे छर्रे होते तो अपन थोड़ी पढ़ रहे होते इतने सालों बाद उनके बारे में, है ना। महान लोग थे, सम्मान करो, पैर पढ़ लो ग्रिगनार्ड भाई साहब के। ठीक है, तो बहुत महान आदमी है और हर चक्कर में आते हैं। जेई मेंस, नीट, एडवांस तीनों एग्जाम में आते हैं, तीनों एग्जाम में भर भर के आते हैं इससे क्वेश्चन। मतलब डायरेक्ट नहीं आते, इनडायरेक्ट आते हैं, है ना। डायरेक्ट भी आया 2016 के आसपास, एक बार डायरेक्ट भी आया था। बाकी इनडायरेक्ट क्वेश्चन तो हर साल आता है, इनडायरेक्ट ग्रिगनार्ड का, है ना। अभी जल्दी से आगे की बातें तो अब कल ही करेंगे मस्त तरीके से, है ना। मस्त बातें अब कल ही करेंगे इसकी। बट मुद्दा इतना सा है कि सिर्फ मेथड ऑफ प्रिपरेशन आप सीख लो, है ना। तो पहली चीज अपन देख लेते हैं, ग्रिगनार्ड रीजन के बारे में बहुत सारी बात कर ली। ग्रिगनार्ड भैया की जय हो, इज बाप ऑफ ऑल रीजेंट्स। अब पहली चीज जो आज अपन पढ़ेंगे, दैट इज मेथड ऑफ प्रिपरेशन, दैट इज मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कैसे ग्रिगनार्ड रीजन बनाया जाता है। तो ग्रिगनार्ड रीजन बनाने की सिंपल सी है टेक्निक। हैलाइड ले लो, हैलाइड में डाला जाता है क्या, हैलाइड में डाला जाता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर सॉल्वेंट, ड्राई ईथर सॉल्वेंट, और आर एक्स से बन जाता है आर एम जी एक्स। सर ये जादू कैसे हुआ, तो वो जादू मैं बताता हूँ कैसे हुआ। ठीक है, मैकेनिज्म में बताता हूँ कैसे हुआ, पर पहले आप इतना लिख के रखो, है ना। मैकेनिज्म दो अलग अलग मैकेनिज्म चलते हैं, पर मैं तुमको सिंपल वाला मैकेनिज्म बताऊंगा, ठीक है, जो समझने में सिंपल है। और दूसरा वाला समझने में थोड़ा सा टफ है, तो मैं समझने में सिंपल बनाऊंगा। क्या किसी रिएक्शन के दो मैकेनिज्म हो सकते हैं, किसी रिएक्शन के बहुत मैकेनिज्म हो सकते हैं, बिकॉज मैकेनिज्म इज जस्ट अ प्रिडिक्टेड वे, कैसा हुआ होगा, है ना। अब Mg, Mg मतलब मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को अपना करना है कंप्लीट काम, तो Mg2+ और 2 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, तभी मैग्नीशियम का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, तभी मैग्नीशियम का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और Mg+2 बन जाएगा। सिमिलरली जब ये तुम हेलाइट का बॉन्ड तोड़ोगे, तो हेलाइट में हेलाइट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज मोर, तो R+ और X-, R+ और X-। अब यहाँ पर जब बबुआ 2 इलेक्ट्रॉन निकले, ये तुम देखो पॉजिटिव चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज को जब तुम एक इलेक्ट्रॉन दोगे, पॉजिटिव चार्ज को जब तुम एक इलेक्ट्रॉन दोगे तो रेडिकल बनेगा, और रेडिकल को जब फिर से एक इलेक्ट्रॉन दोगे तो नेगेटिव चार्ज बनेगा। नहीं रेडिकल है यहाँ पर, कोई ऐसा पॉकर मोल नहीं है, पॉकर मोल की एकदम बॉल, दिस इज रेडिकल, पॉजिटिव रेडिकल, पॉजिटिव रेडिकल और नेगेटिव। तो जब तुम पॉजिटिव चार्ज को 2 इलेक्ट्रॉन दे रहे हो भाइयों और बहनों, पॉजिटिव चार्ज को जब तुम 2 इलेक्ट्रॉन दोगे तो ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव R नेगेटिव और X नेगेटिव। और इन दोनों को बीच में गुलांटी मारते हुए, इन दोनों के बीच में गुलांटी मारते हुए Mg+2 आएगा। बोले तेरे से भी बॉन्ड बनाऊंगा, तेरे से भी बॉन्ड बनाऊंगा, क्योंकि मेरे पास +2 है ना। एक प्लस तेरे साथ होगा, एक प्लस तेरे साथ होगा, तो क्या बना, RMgX। और यहाँ पर R पे कौन सा चार्ज है, पार्शली नेगेटिव, RMgX, और R पर कौन सा चार्ज है, पार्शली नेगेटिव चार्ज है दोस्तों। ठीक है, सही है। चलिए, तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन कैसे बनती है, हैलाइड में डाल दो Mg इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और सॉल्वेंट क्या लेते हैं, कल ही कंटिन्यू करेंगे, छोड़ो, है ना, टाइम लगेगा, फिर से कंटिन्यू करेंगे इन सब चीजों को। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल से यहीं से कंटिन्यू करेंगे, मजा आएगा। रिवाइज कर लीजिएगा कृपया करके, कृपया रिवाइज कर लीजिएगा। आज के लिए इतने ही रखते हैं दोस्तों, चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय टाटा, है ना, बिकॉज फ्लो फ्लो में फिर वो टाइम हो जाएगा और ज्यादा। थैंक यू वेरी मच।